Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Today we are going to learn about the absolute convergence and conditionally convergent. First of all, we consider an improper integral a to infinity its limits and f of x d of x. This improper integral is called absolute convergent if the absolute value or integral of the absolute value of this function f is convergent. Then we said that this integral improper integral a to infinity f of x is absolutely convergent. बेसिकली हमारे पास इसमें हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ए टू इन्फिनिटी एक हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिया है, इसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे. अगर इस फंक्शन की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें और फिर उसका इंटीग्रल लें तो वो अगर कन्वर्जेंट हो तो फिर ये ओरिजिनल वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है. ठीक है, अब कंडीशनली कन्वर्जेंट को हम देख लेते हैं कि कंडीशनली कन्वर्जेंट में हमें क्या डेफिनेशन है, फिर इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन भी देखते हैं. कंडीशनली कन्वर्जेंट में हम कह रहे हैं कि इफ़ ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज़ कन्वर्जेंट, अगर तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कन्वर्जेंट हो लेकिन इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या हो, डाइवर्जेंट हो. ठीक है, तो फिर इस तरह के इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल को फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कंडीशनली कन्वर्जेंट है. पहले हम ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब कहेंगे, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा तो फिर हम इस फंक्शन को कहेंगे, ओरिजिनल वाले फंक्शन को, कि ये हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है. और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हमें पता है कि ये फंक्शन जो है वो इटसेल्फ कन्वर्जेंट है, ठीक है, इसका इंटीग्रल, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, डाइवर्जेंट आ रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जो है जो इटसेल्फ कन्वर्जेंट था लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट आ रहा है, तो ये फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट वाले केस में चला जाएगा. अब ये एक थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि प्रूव डैट एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. इसका जो है कन्वर्स वो होल्ड नहीं करता, कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंटीग्रल हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है वो उस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस की तरफ हमारे पास इम्प्लाइज करेगी. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो उसका एब्सोल्यूट भी हमेशा जो है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. ठीक है, लेकिन अगर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इंटीग्रल है तो उसका ओरिजिनल वाला इंटीग्रल जो है फिर वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा. मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जो है वो कन्वर्जेंस को इम्प्लाइज करेगी लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता. उसके लिए अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, पहले इसका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं. हमने सपोज कर लिया है कि एफ़ वाला जो फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास जो है एफ़ वाला फंक्शन ये एब्सोल्युटली हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, कन्वर्जेंट है. ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ए टू इन्फिनिटी ये हमारा लेस देन जो है वो किसके आएगा, एप्सिलॉन से. ठीक है, और गिवन हमें है कि एफ़ इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. अब जब हमें गिवन है कि एफ़ हमारा यहाँ पर सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अगर कन्वर्जेंट हो तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ये लेस देन एप्सिलूट एप्सिलॉन आएगी. लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो फिर इसके मॉडुलस की वैल्यू जो है फिर वो भी क्या आएगी, लेस देन एप्सिलॉन. तो यही हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए ले लिया कि एफ ऑफ एक्स की मॉडुलस की वैल्यू भी फिर हमारी किससे आ गई, लेस देन एप्सिलॉन से. ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इसमें हम जो है ये फंक्शन इटसेल्फ ये पूरे का पूरा हम फंक्शन ले रहे हैं और इधर हम जो है वो ले रहे हैं इस फंक्शन की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद इसकी जो है वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो फिर ये जो साइड है ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन आ जाएगी देन दिस साइड. ठीक है, जिसमें हम फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ले रहे, ये साइड हमारी लेस आएगी और जो इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं वो वाली साइड हमें जो है वो ग्रेटर वैल्यू देगी. अब ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू तो दे दी इसने. और ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी जिसमें हमने क्या कहा था कि अगर इंटीग्रल हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो फिर इसके होल की मोड की वैल्यू जो है वो हमारी किससे लेस आएगी, एप्सिलॉन से लेस आएगी. तो यहाँ से फिर हमारा क्या इम्प्लाइज हो गया कि ये जो हम इंटीग्रल ले रहे थे एफ ऑफ एक्स का जिसके होल मोड हमने लिया हुआ था ये हमारा किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से. अगर ये एप्सिलॉन से लेस आ गया तो यही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है और यही हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई कर रही है जो हमने फर्स्ट स्टेप में भी लिखा था कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो फिर वो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा.
ठीक है। अब ये अगर हमारे पास बन गई है तो हमें यहाँ से क्या अप्लाइज हो गया कि अगर कोई इंटीग्रल जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो ये मस्ट है कि वो कन्वर्जेंट भी होगा। अब हमने यहाँ पर एक इंटीग्रल हमें गिवन है जिसको हमें प्रूव करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू को वैल्यू वाला जो इंटीग्रल है उसको कन्वर्जेंट शो करना पड़ेगा। अगर वो हो गया तो ये रीजनल वाला जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब जो हमें एग्जांपल गिवन है इसमें हमारे पास फंक्शन जो है वो ई रेज़ टू पावर एक्स कोज एक्स ये हमारे पास फंक्शन है और इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेके फिर उसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मोड ए बी की फॉर्म में अगर हो तो हम दोनों के साथ जो है वो मोड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो यहाँ पर हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ की कि ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स पे और कोज एक्स पे हमने मोड जो है वो सेपरेट कर लिया। अब हमें एक बात तो हमें कन्फर्म है कि कोज की जो वैल्यू है वो -1 से ग्रेटर और इक्वल होती है कोज ऑफ एक्स की वैल्यू और लेस देन होती है 1। तो इसको अगर हम मोड की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं कोज एक्स मोड इज़ लेस और इक्वल टू 1। तो इट मीन्स कि ये जो कोज एक्स का मोड है इससे बड़ी वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसके मोड से बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स बाकी ये हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पर अपीयर होगी है और ये राइट साइड जो है वो क्या होगी ग्रेटर होगी क्योंकि 1 हमने एक बड़ी वैल्यू जो है वो इसकी प्लेस पे पुट कर दी है। अब ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को अगर हम देखें ये हमारे पास क्या बनेगा 1 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं ये हमेशा हमें जो है वो या तो ज़ीरो वैल्यू देते हैं या हमेशा हमें जो है वो क्या वैल्यू देते हैं पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस नहीं देते। ठीक है, तो ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव अगर कोई हो तो वो इटसेल्फ ही आ जाता है। तो ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इटसेल्फ ही आ गया और 1 इसको फिर 1 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स क्योंकि हमें पता है अगर इसकी पावर में हम ज़ीरो भी पुट कर दें तो भी ये हमें 1 वैल्यू देता है। बाकी इसकी पावर में हम कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर पुट करते जाएं तो ये हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये हमें नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यूज़ जो है वो नहीं देता। अब हम जो है वो इसको देख लेते हैं मज़ीद। अब यहाँ पे लिमिट हमने जो है वो अप्लाई करनी है। लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमने ले ली और 0 टू ए ले ली 1 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इस पे जब हम जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे पहले तो हमने इसकी इंटीग्रेशन कर ली। ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट से तो ये माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव साइन यहाँ पर मैंने लिमिट से बाहर लिख दिया और ये 1 ओवर ई रेज़ टू पावर एक्स लिख दिया। ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिख दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट हमारे पास ए है, लोअर लिमिट 0 है, वो हमने पुट कर दी। ई रेज़ टू पावर 0 1 हो गया और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा माइनस ये जो बाहर वाला था ये ऐसे ही इसके साथ भी आ गया। यहाँ पर अगर ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारा हो गया है पॉजिटिव। तो -1 ओवर इन्फिनिटी हमारा क्या हो जाएगा 0 और इसमें से +1 हम करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 1। अब ये जो है हमारे पास क्या हो गया कन्वर्जेंट। ये चीज़ अगर हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंट हो गई है ठीक है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास ये वाली चीज़ जो है हमारे पास कन्वर्जेंट हो चुकी है। ठीक है, तो फिर जो ओरिजिनल हमारे पास फंक्शन था वो हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्योंकि ये हमने जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ये सारा काम कर रहे थे कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली फिर ये साइड हमारे पास जो है वो इस साइड से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो अब इसको हमने जो है वो कन्वर्जेंट शो कर दिया। तो अगर बड़ी साइड को हमने कन्वर्जेंट शो कर दिया बड़े फंक्शन को तो फिर छोटे फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हमें पता चला कंपैरिजन टेस्ट से और बाद में हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर ली कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट हो रहा है तो जो ओरिजिनल वाला फंक्शन का इंटीग्रल था वो हमारे पास क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हमने एब्सोल्यूट की डेफिनेशन यूज़ की उधर हमने कंपैरिजन टेस्ट जो है वो यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हमने ये काउंटर एग्जांपल है बेसिकली उसके इस ये जो थ्योरम अभी हमने प्रूव किया उसके कन्वर्स के लिए कि कन्वर्स होल्ड नहीं करता। इसमें हमने ये एक इंटीग्रल ले लिया है साइन एक्स ओवर एक्स 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली है। इसको हमने शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है।
ठीक है, इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा लेकिन ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल है कि ऐसे इंटीग्रल की जो कन्वर्जेंट हो लेकिन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो हैं वो तो सारे के सारे ही जो है वो कन्वर्जेंस को इम्प्लाइज करते हैं, लेकिन इसका ये जो कन्वर्स है कन्वर्जेंट से एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये होल्ड नहीं करता, उसके लिए ये हमें एग्जांपल मिली है। अब इसको एग्जांपल को हम जो है वो सॉल्व करते हैं। हम इसकी लिमिट में हमने लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश जो है वो पुट कर लिया है। ठीक है, अब इसको जो है वो हम लोग ये जैसे हम काशी में पहले जो है वो ये काम करते आए हैं, तो वही काम करके इसको अब हमने लैम्डा लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश के बिटवीन एक पॉइंट है उस पर हमने जो है वो इसको ब्रेक कर लिया। और ब्रेक करने के बाद हमने दोनों साइड्स पे जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो अप्लाई कर दिया, एब्सोल्यूट मॉडुलस जो है वो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर इस तरह की फॉर्म में हमारे पास जो है वो वैल्यू हो, ऊपर हमारे पास साइन एक्स आ रहा है, नीचे 1/x है, तो ये 1/c की फॉर्म में हमें c कोई ना कोई हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया कि मीन वैल्यू थ्योरम को हमने अप्लाई करके ये 1/c1 हमारे पास आ गया और साइन एक्स वैसे का वैसे। इसी तरह यहाँ पर 1/x था, इसकी प्लेस पे हमने 1/c2 लिख लिया, क्योंकि इंटरवल दोनों में हमारे पास जो है वो डिफरेंट है। तो दो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश के बिटवीन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर गई हैं। यहाँ ये हमने किया मीन वैल्यू थ्योरम से। उसके बाद जो है वो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर अप्लाई कर दी कि ये होल पे मॉडुलस है। अब मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास इनइक्वालिटी नहीं, वहाँ हो तो हमारे पास इक्वालिटी में ही जस्ट ये कांस्टेंट वैल्यूज़ देता है। अब उसके बाद इस स्टेप में हमने जो है वो करने के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की। ये जो होल मॉडुलस था हमने इन दोनों पे जो है वो क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब सेपरेट करने के बाद हमारा जो अगला टारगेट है, क्योंकि हमारे पास C1 और C2 जो है ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इनका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो ये 1/c1 इटसेल्फ ही आ जाएगा, इसी तरह 1/c2 भी आ जाएगा। अब साइन ऑफ एक्स की हमें लेनी है इंटीग्रेशन, तो साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, इधर भी हमारे पास माइनस कोस आ गया। और ये लिमिट्स जो है ये अब हमने पुट करनी है। ठीक है, लिमिट्स पुट करने के बाद अब हम जो है वो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसी तरह यहाँ भी हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब ये होल पे जो है वो हमारे पास मॉडुलस है। ठीक है, तो ये मॉडुलस जो है अगर मॉडुलस माइनस कोस से यहाँ पर लैम्डा है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ कोस लैम्डा। ठीक है, तो हमने यही काम किया कि ये नेगेटिव हमारा जो था, जब मॉडुलस हमने सेपरेट किया तो इसको पॉजिटिव कर लिया। इसी तरह यहाँ से भी ये नेगेटिव हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब कोस की वैल्यू जो है वो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि कोस से मैं एक्स लिख लेती हूँ, इसकी वैल्यू जो है वो लेस और इक्वल टू क्या, मॉडुलस की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 आती है। तो ये जितने भी कोस के मॉडुलस हैं इन सब पे इनसे ग्रेटर वाली वैल्यू जो है वो 1 पुट करने जा रही हूँ। तो ये इनइक्वालिटी दोबारा अपीयर होगी। यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारे पास अगेन ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज़ करने की वजह से आई थी, क्योंकि मॉडुलस हमने दोनों पे सेपरेट किया था। और ये इनइक्वालिटी जो है ये इस वजह से आई है कि हम ये मोड से जो है वो ग्रेटर वाली 1 वाली वैल्यू जो है यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसकी प्लेस पे भी हमारे पास 1 आ गया, यहाँ भी 1, तो ये 1 + 1 हमारे पास 2 बन गया। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये 1 + 1 जो है ये हमारे पास बन जाएगा 2। तो ये 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा C1 एंड प्लस 2 ओवर C2। अब 2 जो है वो हमने इन दोनों में से क्या ले लिया है, 2 हमने इन दोनों में से ले लिया है कॉमन, और 1/c1 था प्लस 1/c2 था। अब लैम्डा 1 जो है एक नंबर था जो कि इससे ग्रेटर हमने क्या लिया हुआ था, लैम्डा 2 लिया हुआ था, लैम्डा 2 से ग्रेटर। और ये लैम्डा 2 से लेस और लैम्डा 1 से ग्रेटर ये C1 और C2 की वैल्यूज़ ली थी। ठीक है, अब C1 और C2 की प्लेस पे अगर मैं लैम्डा 1 पुट कर दूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना हम छोटा करेंगे वो नंबर पूरा का पूरी ये फ्रैक्शन जो है ये उतनी ग्रेटर होती जाती है। तो ये C1 से भी लेस था, C2 से भी लेस था लैम्डा, तो मैंने इन दोनों की प्लेस पे लैम्डा पुट कर दिया। तो फिर अगेन ये साइड जो है वो और बड़ी होगी हमारे पास, और फिर ये हमारे पास क्या बचेगा, 4/लैम्डा डैश। ठीक है, और 4/लैम्डा डैश जो है ये भी हमारे पास जो है ग्रेटर दैन 0 वैल्यू है, तो इसको हमने एप्सिलॉन का नाम दे दिया। ये हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाइज हो गया, दिस इम्प्लाइज डैट फॉर एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए लैम्डा डैश और लैम्डा डबल डैश और लैम्डा डैश और इनसे छोटा एक नंबर के, वो जो हमने ले लिया 4/एप्सिलॉन की फॉर्म में, हमारे पास इसकी जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमारे पास किससे लेस आ रही है, एप्सिलॉन से। तो काशी थ्योरम फिर हमें क्या बताता है, काशी थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है
तो फिर ये साइन एक्स ओवर एक्स वाला जो इंटीग्रल है ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो अगर कन्वर्जेंट हो गया, अब हमने इसका पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करना है, इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है कि क्या ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट भी है या नहीं है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट करने के लिए हमने क्या किया कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, लेट कर लिया कि एक इंटीग्रल 0 से n पाई, और ये इस फंक्शन की जो है वो साइन एक्स ओवर एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमने ले ली। अब ये मोड जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट करने के बाद अब हमें एक बात पता है कि हम ये इसको जो है वो ये जो इंटरवल है 0 से हमारे पास n पाई, इसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं इनके बिटवीन जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पे। ठीक है, ब्रेक करके हमने इनको एडअप कर लिया। हमने क्या किया, 0 से पाई ले लिया पहले, फिर पाई टू 2 पाई, फिर इसी तरह हमारा जो अगला इंटीग्रल आएगा वो आएगा 2 पाई से लेकर 3 पाई। ठीक है, तो फिर उससे आगे इसी तरह ही जो है वो चलता जाएगा हमारे पास ये इंटीग्रल्स। ठीक है, अब अगर हमारे पास फर्स्ट वाला इंटीग्रल है तो इसमें यहाँ पर हमारे पास 0 है और इधर 1 पाई है, इधर पाई है तो इधर 2 पाई है, तो n वाला जो इंटीग्रल होगा उसमें इधर हमारे पास n पाई होगा तो इधर n माइनस 1 पाई होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2 पाई था, ये थर्ड वाला था, तो ये 3 माइनस 1 जो है वो 2 बनता है। इसी तरह nth वाला हमारे पास n पाई, और इसके ये नीचे जो लिमिट है लोअर लिमिट वो n माइनस 1 पाई ये हमारे पास बनेगी। अब इसको अगर हम सम की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास ये बन जाएगा कि समीशन k इज इक्वल टू 1 to n k माइनस 1 पाई से लेकर k पाई तक हम ले रहे हैं, और किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, साइन x की जो है वो ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू तो x के मोड की वैल्यू यहाँ पर x ही आ जाएगी, क्योंकि 0 से n पाई ये हम पॉजिटिव इंटरवल लिया तो पॉजिटिव में x की वैल्यू जो है वो इटसेल्फ x ही आ जाएगी। अब हमने जो है वो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करनी है, इस k को जो है वो हम x की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो x हमारा यहाँ पर फिर किसके इक्वल होगा, पुट कर लेते हैं इस चीज़ को कि x हमारा जो है वो k माइनस 1 पाई प्लस वाई के इक्वल है। ठीक है, k माइनस 1 पाई ये, और इसमें हमने प्लस y ले लिया और इसको इक्वल टू हमने कह दिया कि ये x है। फिर यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो हमारी dy के इक्वल ही आ जाएगी, और लिमिट्स हम दोनों x की जो है वो पुट करते हैं। पहले x की लिमिट ये थी, ये पुट करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारी आ जाएगी 0, और दूसरी जो x की लिमिट है वो हमारे पास है k पाई, तो k पाई हम पुट करते हैं। तो k पाई जब हम x की प्लेस पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर k पाई आ गया, तो ये हमारे पास k पाई, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, पाई। अब जो y की वेरिएशन है वो हमारे पास क्या आ गई है, 0 to पाई, और हमने जो है x की प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज़, और लिमिट्स भी हमने चेंज कर दी, इंटीग्रल dx भी हमारा dy में आ गया, तो ये हमारे पास अब y में जो है वो फंक्शन बन चुका है। अब इसको अगर हम देखें मज़ीद इस पे फोकस करें तो ये हमारे पास जो है जो फॉर्म इसकी बन चुकी है, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखना चाह रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास समीशन जो है वो k 1 to n था हमारे पास, और इंटरवल जो है वो हमारा आ रहा है 0 to पाई। 0 to पाई हमारा इंटरवल है, और हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो इनकी ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा इंटीग्रल, इस पर हम ज़रा थोड़ा सा जो है वो फोकस कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू पे जो है वो हम देखते हैं कि साइन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं हम किस पे, k माइनस 1, और ये पाई का मल्टीपल है। हमें पता है कि जो साइन है हमारा ये पाई पे वैल्यू जो है वो देता है 0। ठीक है, अब पाई पे अगर साइन 0 वैल्यू देता है तो साइन 2 पाई पे भी हमारे पास क्या वैल्यू देगा, 0। इसी तरह 3 पाई पे भी 0 देता है साइन, मतलब पाई का जो भी हम मल्टीपल लेंगे उस पर साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 0। ठीक है, तो इसके मतलब है कि ये k माइनस 1 टाइम्स जो पाई है इस पे साइन की वैल्यू हमारी आनी है 0, बाकी सिर्फ हमारे पास ये बच गया साइन y जो है वो बच गया हमारे पास, क्योंकि इस पे हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे आ जानी है 0। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो अपीयर हो रहा था k माइनस 1 टाइम्स पाई प्लस पाई, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। के को वो पाई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये के पाई माइनस पाई प्लस वाई ये हमारे पास जो है वो फंक्शन अभी बन गया है। ठीक है, इसको अब जो है वो मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि ये हमारे पास जो है वो वैल्यू इसकी जो है वो क्या आ रही है।
अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो बन गया है, एक तो ये के पाई का प्रोडक्ट बन गया है, दूसरा ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से मैंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया है, तो बाकी मेरे पास बच गया है पाई माइनस वाई। अब डिनोमिनेटर में हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास a माइनस बी हो रहा हो, a में से मतलब b हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ ले लूँ कि यहाँ पर मैं इसकी प्लेस पे जो है जस्ट 1/a कर दूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, ग्रेटर, तो फिर ये जो मेरा पास 1/a है ये मेरा क्या आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब मैं b इसमें से एक टर्म माइनस हो रही थी उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो फिर मेरी ये वाली जो टर्म है 1/a वाली जो है ये मेरी क्या हो जाएगी, ग्रेटर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो 1/4 माइनस 2 हो, ठीक है, 4 माइनस 2 हो हमारे पास, तो ये साइड जो है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू होगी अगर मैं जस्ट यहाँ पर जो है वो क्या ले लेती हूँ, इससे जो है एक वैल्यू ले लेती हूँ 1/4, ठीक है। 1/4 माइनस 2 जो है वो हम देख लें और 1/4 देख लें, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी साइड जो है वो ग्रेटर बन रही है, कौन सी साइड जो है वो लेस बन रही है। तो फिर ये हमारे पास जो साइड है ये और जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, और लेस हो जाएगी, सॉरी 1/4 माइनस 2 हम कर रहे थे ना, तो 4 माइनस 2 वाली जो साइड है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस वैल्यू आएगी। अगर मैं 1/4 करते मतलब डिनोमिनेटर को अगर बढ़ा कर रही हूँ तो वो साइड जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, लेस आ रही है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास यहाँ पर मैंने ये जो टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही थी इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है। एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही थी उसको मैंने निकाल दिया, डिनोमिनेटर वाली टर्म को जो है वो बड़ा कर दिया, तो होल फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इनइक्वालिटी लेस वाली हमारे पास यहाँ पर अपीयर होगी है। अब यहाँ पर के पाई जो है इसको मैंने बाहर लिख लिया क्योंकि ये जो है हमारे पास वाई की लिमिट्स है और ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, 0 से पाई तक जो है वो हमने वाई की लिमिट्स ली हैं और हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगी, तब हम 0 से पाई जो है वो लिमिट्स ले रहे हैं, क्योंकि 0 पे साइन 0 देता है और पाई पे साइन जो है वो 1, ये वो 90 पे जो है इसके बिटवीन पाई/2 पे वैल्यू 1 देता है, दोबारा पाई पे आके साइन ने 0 वैल्यू दे देनी है। तो अब साइन की हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कोस आएगी, माइनस कोस में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो पुट कर लेते हैं, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद कोस जो है वो पाई पे -1 वैल्यू देता है, तो यहाँ पर ये जो एक नेगेटिव था माइनस कोस पाई था, तो कोस ने माइनस पाई पे हमें वैल्यू दे दी, जो कोस पाई पे वैल्यू देगा तो ये हमारे पास आती है -1, तो ये माइनस कोस पाई था तो ये +1 आ गई। अब कोस 0 पे जो है वो 1 वैल्यू देता है, तो ये हमारे पास आ गया 2, ये 2/k पाई आ गया। अब ये जो है हमारे पास 2/k पाई, ये हमारे पास साइड जो है ये लेस आ रही है। अब समीशन सिर्फ k पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो k वाला पे सिर्फ हमारे पास यहाँ पर समीशन बचा है, और हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो लैम्डा वाली हमने वैल्यू ली है, यहाँ पर हमने एन पाई से जो है वो ग्रेटर एक वैल्यू ले ली कि लैम्डा वाली वैल्यू जो है वो इस एन पाई से भी ग्रेटर है। अगर ये लैम्डा इस एन पाई से ग्रेटर है तो ये फिर ये वाला अगर हम इंटरवल लेते हैं इसके लॉन्ग इंटीग्रेशन, तो उसकी वैल्यू जो है वो फिर इस वाले से जो है वो क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। और ये वैल्यू ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास इस सीरीज़ से जो है वो ग्रेटर आ रही है। और जैसा कि हमें पता है कि ये वाली जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है k = 1 to n 1/k, यहाँ पर p की वैल्यू 1 है, तो p टेस्ट से ये सीरीज़ जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, डाइवर्जेंट। अब ये अगर स्मॉलर वाली सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट हो गई है तो फिर कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कहता है कि इससे बड़ी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं फंक्शंस की वो भी हमारी क्या होंगी, डाइवर्जेंट होंगी, ठीक है। इट मीन्स कि अगर वो हमारे पास डाइवर्जेंट है तो इससे बड़ी वैल्यू ये जो हमने ली हैं ये भी हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी, ये हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। लेकिन हमने ओरिजिनल इस फंक्शन को चेक किया था तो ये हमारे पास क्या था, ओरिजिनल वाला फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट था, वो हमने पहले चेक किया काशी से, और फिर इसके बाद इसको देख लिया कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब है कि ये हमें एक ऐसी एग्जांपल हमने प्रूव कर ली जिसमें हमारे पास फंक्शन इटसेल्फ तो कन्वर्जेंट आ रहा है लेकिन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमें फाइनली जो कंक्लूजन मिली है वो ये मिली कि हर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जो है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, लेकिन हर कन्वर्जेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। तो उसके लिए हमने ये एक काउंटर एग्जांपल जो है वो भी देख ली है।